हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 5 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि रवि ने बिखेरी चमक और लवलीना ने जीता कांस्य। आपको पता होगा कि जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है वो ओलंपिक का 32वां संस्करण है और ये 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से यानी कोविड-19 की वजह से ये 2021 में अब आयोजित किया जा रहा है। इसमें कल भारत ने एक पदक जीता कांस्य, और जो रवि दहिया हैं उन्होंने फाइनल में जगह बनाकर एक पदक यानी कि रजत पदक तो पक्का कर ही लिया है। और उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को आप कह सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पर हराया, क्योंकि ये 7-9 से पीछे चल रहे थे और अंतिम कुछ सेकंड में ही इन्होंने कजाकिस्तान के सानयोव को हराकर ये पदक जीता है। जब उन्होंने अपने विपक्षी के दोनों कंधे जमीन पर सटा दिए थे तो इनको पॉइंट मिले और मैच वहीं पर खत्म कर दिया गया। अब आते हैं मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई पर। इन्होंने जो पदक जीता है वो कांस्य पदक जीता है और इनके लिए भी कड़ा मुकाबला था। 69 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ये पदक जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। स्कूली शिक्षा भरेगी नई उड़ान। देखिए 29 जुलाई 2021 को नई शिक्षा नीति लागू हुए 1 वर्ष हो गया, यानी कि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू की गई थी और ये 29 जुलाई 2021 को इसके 1 वर्ष हो गए हैं। और इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस पर मंत्रिमंडल के कई फैसले चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और उसके बुनियादी ढांचे की मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले किए हैं। इसके तहत अगले 5 सालों में स्कूली शिक्षा पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो केंद्र व राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की तर्ज पर बाल वाटिका खुलेगी। 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को खिलौने पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। वहीं अगले 2 सालों में देश के सभी सरकारी विद्यालयों को डिजिटल बोर्ड से जोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है और ये भारत में कितनी बार लागू हुई है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब पूरे भारत में एक शिक्षा नीति लागू करनी होती है उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। और अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी। दूसरी 1986 में लागू किया गया था, जिसका मूल्यांकन करते करते 1992 में ये लागू हुई थी, और तीसरी 2020 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कितनी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, तो आपका आंसर होगा 3 बार। अब ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। अभी तक आप देखते थे कि 10+2 हम बोलते थे 10+2, यह शिक्षा जो थी वो 10+2 के माध्यम से दी जाती थी। अब इसे 5+3+3+4 कर दिया गया है। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। अब इसमें किस तरीके से बदलाव किया गया है। पहला जो 5 है इसमें 3 वर्ष प्ले ग्रुप में रहेंगे बच्चे, उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2, तो टोटल हो गए 5। फिर ये जो 3 है इसमें क्लास 3, 4 और 5 की शिक्षा दी जाएगी। फिर इस 3 में क्लास 6, 7 और 8 की शिक्षा दी जाएगी। और ये लास्ट वाला जो 4 है इसमें क्लास 9, 10, 11 और 12 की शिक्षा दी जाएगी, यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक। तो आज आपको इसको 5+3+3+4 का मतलब समझ में आ गया होगा। योजना के बदलाव में के स्वरूप में और क्या किया गया है कि दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल आने वाले बच्चों को सालाना 6,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। इसके दायरे में फिलहाल सेकेंडरी तक के बच्चे होंगे जहां स्कूल नहीं है। प्रत्येक स्कूली बच्चे को अब साल में 10 घंटे का एक इंटर्नशिप कोर्स भी करना होगा। इसमें बच्चों की रुचि के मुताबिक किसी भी स्किल सेंटर या आप कह सकते हैं बढ़ई, पेंटर आदि के से रूबरू कराया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण में लड़कियों को
छठी से सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सभी बालिका छात्रावासों में सैनिटरी पैड वेल्डिंग मशीन भी लगाई जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल में यदि किसी स्कूल के 2 बच्चे चयनित होते हैं तो उससे 25,000 रुपए ज्यादा वित्तीय मदद दी जाएगी। तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है दिल्ली और आसपास की हवा दुरुस्त करने के लिए बिल पास। देखिए, लोकसभा ने बुधवार को शोर शराबे के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं को लेकर बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग गठित करने और उससे संबंध विषयों का उपबंध किया गया है। वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निराकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के नियमों के पालन पर भारत का जोर। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत ने रुख स्पष्ट किया है। कहा है कि वहां पर संयुक्त राष्ट्र के समझौतों और नियमों का पालन होना चाहिए। इस समुद्री क्षेत्र को लेकर जो बातचीत हो सारे दुराग्रहों को छोड़ते हुए संबद्ध पक्षों के बीच हो। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व एशिया सम्मेलन में अपने वर्चुअल उद्बोधन में कहा है। इस दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में संपर्क का मार्ग बनाए रखने पर जोर दिया है। इससे अलग जयशंकर ने आसियान भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में संपर्क और अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने अच्छे समझौते के तहत आपसी व्यापार पर जोर दिया है जिसमें संबंध पक्षों को लाभ हो सके। ईएएस में विदेश मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करते हुए सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों पर संकट। देखिए, कल के न्यूज़पेपर में भी आपको बताया गया था कि जो कुमार मंगलम बिरला हैं आइडिया वोडाफोन के चेयरमैन, उन्होंने ये बोला था कि अगर सरकार हमारी मदद नहीं करती है तो आइडिया वोडाफोन को बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये वित्तीय संकट से जूझ रही है। उसके बाद इसके शेयर्स में भी काफ़ी गिरावट आई और अब इसके ग्राहकों पर भी संकट आ गया है क्योंकि जितने इनके ग्राहक हैं लगभग 27 करोड़, उनको संभालने के लिए ना तो जियो के पास और ना ही एयरटेल के पास सुविधा है क्योंकि एक सर्किल में आप 50 लाख ग्राहक कर सकते हैं। लेकिन अब इससे अब पहले से ही उनके इतने ग्राहक हैं तो वो आइडिया और वोडाफोन को कैसे मर्ज कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदार आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला के पत्र की बातें सामने आने से टेलीकॉम सेक्टर में खलबली मच गई है। उसका अंत नजर नहीं आ रहा है। यदि वोडाफोन आइडिया बंद हो जाती है तो उसके 27 करोड़ से अधिक ग्राहकों को बड़ी दिक्कत होगी। बुधवार को भी दूरसंचार विभाग के भीतर टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बड़े राहत पैकेज की लेकर विमर्श का दौर जारी है। दैनिक जागरण को यह जानकारी मिली है कि पिछले एक माह के दौरान इस बार में डीओटी के अधिकारियों की वित्त मंत्रालय के साथ भी बैठक हो चुकी है। अब ये मामला क्या है कि ग्राहकों को कैसे दिक्कत होगी, तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के पास इतनी व्यापक ढांचागत व्यवस्था नहीं है कि वे वोडाफोन आइडिया के सभी ग्राहकों को सम्मानित यानी कि मर्ज कर सके। मौजूदा नियम के मुताबिक किसी भी सर्किल में किसी एक टेलीकॉम कंपनी के पास 50% से ज़्यादा नए ग्राहक नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वोडाफोन अगर बंद होती है तो यह सुनिश्चित करना मुश्किल होगा कि इन दोनों कंपनियों में किसी के पास 50% से कम ग्राहक हों। आपको अब ट्राई के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ट्राई क्या है? देखिए, जिस तरीके से सेबी शेयर मार्केट का
आप कह सकते हैं विनियामक संस्था है। आरबीआई बैंकों का देख रेख करता है। वैसे ही ट्राई जो है वो जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी देख रेख करता है। तो सबसे पहले ट्राई का फुल फॉर्म जान लीजिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। भारत का दूरसंचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे सबसे और विश्व की तीसरी सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चालू खाता नियम 31 अक्टूबर से होगा लागू, बढ़ाई गई अवधि। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपने उस फैसले को लागू करने की तिथि इस वर्ष 1 अगस्त को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है, जिसके तहत ग्राहकों को एक ही बैंक में लोन और कर्ज खाता रखने को कहा गया है। इस फैसले के तहत बैंकों को कहा गया है कि वे उन्हीं ग्राहकों का चालू खाता खोलें जो उनसे कर्ज या ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेते हैं। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह इन नियम में कोई बदलाव करने के पक्ष में नहीं है और बैंकों को इसे लागू करना ही होगा। हालांकि इस नियम पर उद्यमी सवाल उठा रहे हैं। यहां पर देखिए 2-3 पॉइंट आए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चालू खाता क्या होता है। देखिए करंट अकाउंट, चालू खाता उद्योगपतियों, फर्म, कंपनियों आदि के लिए होता है। चालू खाते में बड़ी मात्रा में धन निकाला और जमा किया जा सकता है। चालू खाते में जमा करने तथा निकासी की कोई सीमा नहीं होती है। धन को देश के किसी भी हिस्से में से संबंधित खाते में भेजा जा सकता है। ओवरड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चालू खाते में आपके बचत खाते की तरह ही एक प्रकार का अकाउंट होता है। चालू खाते की खासियत यह होती है कि इसमें दिन में कितनी बार भी आप लेन देन कर सकते हैं, वह भी बिना कोई चार्ज कटे। लेकिन इसमें जमा पैसे पर कोई ब्याज नहीं दिया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा लॉकर जहां पर व्यापारी अपना पैसा रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं, इसके लिए ही चालू खाता होता है। एक टर्म आया है यहाँ पर ओवरड्राफ्ट। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखिए ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल सुविधा है जो बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है। इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब उसमें पैसे ना हो। इसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ग्राहक निर्धारित सीमा तक ही पैसा निकाल सकता है। अब इसमें एक बात यह समझनी है कि क्या ओवरड्राफ्ट और अवधि ऋण के बीच अंतर होता है, यानी कि क्या ओवरड्राफ्ट ऋण होता है? तो ऐसा नहीं है। ओवरड्राफ्ट क्रेडिट सुविधा से निकाली गई राशि पर्सनल लोन की तुलना में कम अवधि के लिए होती है। पर्सनल लोन का कार्यकाल 20 से 25 साल तक जा सकता है। यह लोन की मात्रा पर निर्भर करता है, जबकि ओवरड्राफ्ट का कार्यकाल काफ़ी कम होता है क्योंकि इसमें ब्याज की दर अधिक होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है एमएसएमई और बैंकों को दिवालिया कानून से फायदा। ये संशोधित दिवालिया कानून से एमएसएमई के साथ बैंकों को भी लाभ मिलेगा। इसके तहत एमएसएमई 10 लाख रुपए से अधिक के डिफॉल्ट पर एनसीएलटी में जाने से पहले ही कर्जदाता के साथ मिलकर बंदोबस्त का खाका तैयार कर सकेंगे। वहीं बैंक भी अपने बकाये की अधिक से अधिक रिकवरी कर सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित आईबीसी नियम को लचीला, किफायती और पहले के मुकाबले अधिक परिणाम देने वाला करार दिया है। यह संसद से पारित हो चुका है। अध्यादेश के रूप में यह पहले से लागू था। नए कानून के तहत 10 लाख से अधिक के डिफॉल्ट पर बैंक और वह कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाने से पहले आपस में यह तय कर लेंगे कि कर्ज चुकाने के लिए किस सामान को किसके हाथों व कितने में बेचना है। तो यहाँ पर 2-3 टर्म्स आए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले एमएसएमई। देखिए एमएसएमई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम छोटे आकार की इकाइयां हैं जो उनके निवेश के आकार के संदर्भ में परिभाषित हैं। वे अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार, निर्यात इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एमएसएमई जो है मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में नई चीज़ों को बनाने यानी निर्माण करने का कार्य किया जाता है। सर्विस सेक्टर में मुख्य रूप से सेवा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इस सेवा के रूप में भी इसे जोड़ा जाता है।
इसकी स्थापना यानी MSME की स्थापना 2007 में हुई थी। अब हमने यहाँ पर देखा था NCLT की शुरुआत मुख्य रूप से कोर्ट द्वारा कंपनियों के संबंध में कानून के अंतर्गत संभालने के लिए की गई थी। NCLT का अर्थ न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसका काम संरचनाओं, कानूनों को संभालना और कारपोरेट मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा करना होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 245 के तहत NCLT का गठन हुआ है। अब जानते हैं NCLAT क्या है। देखिए, NCLAT का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत हुआ था। यह 1 जून 2016 से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी कि NCLT के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए बनाया गया ट्रिब्यूनल है। इसलिए जब किसी कंपनी का दिवालिया हो जाता है तो सबसे पहले इसका मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास ही भेजा जाता है। यहाँ इसके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है, जिसे 180 दिन के अंदर कंपनी को रिकवरी करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और यदि कंपनी 180 दिनों के अंदर रिवाइव हो जाती है तो फिर से उसे सामान्य कामकाज की छूट प्रदान कर दी जाती है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो उसे दिवालिया मानकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो कि है एडिटोरियल पेज से। आर्टिकल है कि अंग्रेजी के आगे भी भविष्य है, और ये आर्टिकल लिखा है हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, ये इस पर बल दिया गया है। और यही वेंकैया नायडू जी भी बता रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेजी को जो माध्यम बनाया जा रहा है उससे ग्रामीण इलाकों के जो प्रतिभावान छात्र हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए अब क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना जरूरी है, और इस आर्टिकल में उसी पर समझाया गया है। हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम से होती है। हाल में 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने आगामी सत्र से अपने यहाँ चुने हुए पाठ्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। यह देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए लाया गया ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिस पर भावी पीढ़ियों का भविष्य टिका है। इसके साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही बीटेक पाठ्यक्रमों को 11 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगला, असमिया, पंजाबी और उड़िया भाषाओं में बीटेक विद्यार्थियों के लिए अवसरों का एक नया संसार खोलेगा। तो यहाँ पर एक टर्म आया है AICTE। ये AICTE के बारे में हम जानते हैं। तो ये एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ ही ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी एक नेशनल लेवल काउंसिल है। AICTE प्रमुख रूप से भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जो सभी कॉलेज व यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट डिग्री प्रदान करा रहे हैं। उन्हें पहले AICTE द्वारा अप्रूवल लेना होता है। इसकी स्थापना कह सकते हैं कि 45 में ही की गई थी, और अध्यक्ष इसके हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा था कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को महत्व दिए जाने से गरीब, ग्रामीण और जनजातीय पृष्ठभूमि से आए मेधावी छात्रों में एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। उन्होंने विद्या प्रवेश नाम के नए प्रोग्राम का भी जिक्र किया, जिसका शुभारंभ भी इस अवसर पर किया गया। इन सराहनीय कदमों का स्वागत होना चाहिए और आगामी कुछ वर्षों में इनका विस्तार भी किया जाना चाहिए, जिससे अपनी मातृभाषा में ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने का लाखों विद्यार्थियों का सपना पूरा हो सके। प्रगतिशील और दूरदर्शी नई शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक विद्यालय से ही शिक्षा को मातृभाषा में ही दिए जाने पर जोर दिया गया है, जिससे बच्चों की शिक्षा और समझ में सुधार हो। कितने ही अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि वे बच्चे जिनकी अपनी शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में होती है
वे उन बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी अन्य भाषा में होती है। यूनेस्को और अन्य संस्थाएं इस पर बल देती रही हैं कि मातृभाषा में सीखना आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने के लिए तथा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए भी आवश्यक है। यहाँ पर यूनेस्को, तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का जो कार्य है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और यूनेस्को के बारे में यह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। अब ये प्रभाव में कब आया था, ये आपको बताया गया 16 नवंबर 1945 को ये प्रभाव में आया था। हालांकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए 14 कॉलेजों द्वारा लिया गया कदम सर्वथा सराहनीय है। मतलब 14 कॉलेज ने ऐसे निर्णय लिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज ने, कि हम जो वहाँ की लैंग्वेज है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, उसी में ही शिक्षा देंगे। लेकिन हमें और भी ऐसे ही प्रयास करने चाहिए। निजी विश्वविद्यालयों को भी इससे जुड़ना चाहिए। स्थानीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा लेने के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि छात्रों को स्थानीय स्तरीय पुस्तकें भी नहीं मिल पाती हैं, खासकर तकनीकी शिक्षा में। इस कमी का समाधान जल्द करना जरूरी है। आज के डिजिटल युग में भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम को दूरस्थ स्थानों में रहने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। डिजिटल माध्यम के में उपलब्ध पाठ्य सामग्री प्रायः अंग्रेजी में ही होती है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं। इस दिशा में NICTE और IIT मद्रास के सहयोग से स्वयं पाठ्यक्रमों को तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगला जो भाषाएं आपको बताई गई थी उसमें पढ़ाई अब शुरू की जाएगी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने का अर्थ यह नहीं है कि हम कटकर अलग थलग हो जाएं। हम व्यक्ति को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना चाहते हैं, लेकिन जरूरी है कि मजबूत नींव मातृभाषा में ही पड़े। और मातृभाषा बनाम अंग्रेजी की वकालत नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की भी हिमायत कर रहा हूं। नेक्स्ट आर्टिकल है नई सुबह की ओर जम्मू कश्मीर। देखिए, आज के ही दिन यानी कि 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटाया गया था। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर रसाल सिंह ने। आज़ादी से लेकर 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर प्रदेश का अधिसंख्य समाज कश्मीर के नेतृत्व वाली सरकार की कश्मीर केंद्रित भेदभावपूर्ण नीति का शिकार रहा है। यह भेदभाव विकास योजनाओं से लेकर लोकतांत्रिक भागीदारी तक और SC, ST, OBC और संवैधानिक अधिकारों और बहन बेटियों के न्यायसंगत अधिकारों की अवहेलना तक व्याप्त था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और धारा 35A की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर के वर्षों से अपेक्षित वंचित वर्गों को न्याय दिए जाने की परियोजना प्रारंभ हुई। इसमें प्रदेश में अनेक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर की एकात्मता और विकास का सपना साकार हो सका है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 370 क्या है। देखिए, धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य की अनुमति लेनी पड़ती थी। साल 1950 में भारतीय संविधान प्रभाव में आया था और धारा 370 जम्मू कश्मीर जो धारा है 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। संविधान में ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट माना जाता था। अब ये 35A क्या है? भारतीय संविधान का 35A अनुच्छेद एक अनुच्छेद था जो
जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थानीय निवासी परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। पिछले 2 वर्षों की अल्पावधि में ही जम्मू कश्मीर में जमीनी बदलाव नजर आने लगा है। कुछ काम हो गया है और कुछ का काम होना बाकी है। 28 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद यहाँ पिछले साल से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह लागू हो गई है। स्थानीय निकायों को भी सभी अधिकार और संसाधन मिल गए हैं जो देश भर में मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में एसटी वर्ग यानी कि गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी आदि हैं जो राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिला है, जिससे इस वर्ग के विकास के रास्ते खुले हैं। अन्य पिछड़ा वर्गों को भी आरक्षण देकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यही सपना था कि भारत में समता मूलक और न्यायपूर्ण व्यवस्था हो, कहीं भी जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग आदि के आधार पर कोई बदलाव नहीं हो। यह संतोष की बात है कि कुछ देर से ही सही उनका यह स्वप्न देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर में भी साकार हो गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय एक व्यक्ति एक मत का प्रावधान करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पहले महिलाओं को मताधिकार देकर प्रगतिशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरी आस्था का परिचय दिया था। किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की ही उनके मार्गदर्शक सिद्धांत थे। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और धारा 35A के तहत मिले अस्थायी विशेषाधिकारों की आड़ में इन सिद्धांतों की अवहेलना करता आ रहा था। आगे बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर अब इस अभिशाप मुक्त की दिशा में बढ़ रहा है। इसी के चलते प्रदेश में बसे हुए लाखों दलितों, विशेषकर वाल्मीकि समाज, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, गोरखा और गुलाम कश्मीर के विस्थापितों को सम्मान, समान अवसर और मतदान जैसे मूल अधिकार और सुविधा मिली है। जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित परिसीमन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन करके उन्हें संतुलित और न्याय संगत बनाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि पहले इस आयोग का बहिष्कार करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर इसे समग्र और समावेशी बना रहे हैं। एक विधान, एक निशान, सबको समता और सबको सम्मान न सिर्फ जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देश के नीति निर्माताओं का पाथेय बने बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संदर्भ में इसे अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। गुलाम कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं है। पाकिस्तानी फौज द्वारा वहां के लोगों पर ढाए जा रहे जुल्मों सितम से निकलने वाली करुण पुकार को लंबे समय तक अनसुना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल है बेलगाम हंगामा। मानसून सत्र पर है ये, इसे कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। परीक्षण के लिए समुद्र में उतरा स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत विक्रांत। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत का समुद्र में बहुप्रतीक्षित परीक्षण बुधवार को शुरू हो गया। नौसेना ने इस अवसर को देश के लिए गौरवान्वित करने वाला और ऐतिहासिक करार दिया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जिनके पास स्वदेश में डिजाइन, निर्माण और अत्याधुनिक विमान वाहक जहाज तैयार करने को विशिष्ट क्षमता है। विमानन परीक्षण पूरा होने के बाद विक्रांत को अगले साल की दूसरी छमाही में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा है कि यह भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि वर्ष 1971 के युद्ध में जीत के अहम भूमिका निभाने वाले हम नाम शानदार पूर्ववर्ती पोत के 50वें साल में आज यह पहली समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए कि देश में निर्मित सबसे बड़ा जटिल युद्धपोत है विक्रांत। 40,000 टन है इस युद्धपोत का वजन। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है निर्माण और 262 मीटर लंबाई और 62 मीटर चौड़ाई व 59 मीटर की ऊंचाई है इसकी। 30 लड़ाकू विमान व हेलीकॉप्टर किए जा सकते हैं तैनात। MiG-29 लड़ाकू विमान व KA-31 हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा तैनात रहेगा इस पर। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है इसका निर्माण और 1500 अधिकारियों व जवानों को किया जाएगा इस पर तैनात। ये न्यूज़ है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO
ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाकर इतिहास रच दिया है। पड़ोसी देश चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम कर बना रही भारतीय सेना को और मजबूत बनाने के लिए बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाकर विश्व कीर्तिमान बना दिया है। अब इस सड़क से सेना के टैंक और पोत उमलिंगला दर्रे को पार कर जल्द दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुमार सेक्टर में पहुंच सकेंगे। बहुत ही दुर्गम इलाके में बनी यह सड़क 52 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से। ये कई बार आप देख चुके हैं और डिस्कस भी हो चुका है कि सेना और तालिबान के बीच संघर्ष, 274 आतंकी मारे गए। यूएनएससी की भी न्यूज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर है अब वायुसेना प्रमुख भदौरिया इजरायली दौरे पर। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया 3 दिनी दौरे पर इजराइल में हैं। इस दौरान वह दोनों देशों वायुसेनाओं के बीच की रणनीतिक साझेदारी व द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भदौरिया मंगलवार को UAE से इजराइल पहुंचे हैं। उन्हें उनके प्रतिपक्षी मेजर जनरल अमिकम नोरकिन ने आमंत्रित किया था। पश्चिमी एशिया में भारत के इजराइल और UAE दोनों ही देशों से रणनीतिक साझेदारी है। भारतीय वायुसेना प्रमुख की यह यात्रा दोनों रणनीतिक साझेदारी देशों के बीच एक सामान्य व्यावसायिक आदान प्रदान का हिस्सा है। यह यात्रा पिछले साल होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें देर हो गई थी। वैश्विक महामारी के हालात में भी दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दक्षिण चीन सागर में 4 युद्धपोत भेजेगा भारत। लद्दाख में दादागिरी दिखा रहे चीन को भारत उसी की भाषा में जवाब देने जा रहा है। इस कवायद में दक्षिण चीन सागर में 4 युद्धपोत भेजने की तैयारी चल रही है। इनकी 2 महीने के लिए तैनाती होगी। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि ब्रुनई, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश इसका विरोध करते हैं। नौसेना ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में 2 महीने के लिए एक गाइडेड मिसाइल विध्वंस और एक मिसाइल फ्रिगेट समेत 4 युद्धपोत तैनात किए जाएंगे। तो ये आज का 5 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको दैनिक जागरण में कोई और सुधार चाहिए, जो ये वीडियो आता है इसमें अगर आपको कोई और सुधार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।